हम्म। ठीक है। वो थोड़ा सा अलग रोल है, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं है एक्चुअली। टेस्ट एनालिस्ट की प्रोफाइल अलग है वो। ठीक है, कोई नहीं। कितना एक्सपीरियंस हो गया उसमें? और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से किया है? बरेली से हो आप? प्रॉपर बरेली से हो? कौन सा क्या गाँव? हम्म? पूरनपुर साइड है? अच्छा, बिशनपुर के पास, तो ठीक है। गलगोटिया कौन कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा वाले। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आज पढ़ेंगे लूप से, स्टार्ट करेंगे, फिर आते हैं इसमें। इफ एल्स क्लियर था सबको? स्विच में थोड़ी देर बाद आएंगे लूप। ठीक है। अब पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आते हैं टेक्निकल पे। लूपिंग का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में इसलिए यूज होता है सो दैट, सपोज मुझे प्रिंट करना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट करना है सपोज। मैंने लिख लिया हेलो। ठीक है, ये कोई लाइन ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मुझे यही प्रिंट 10 बार लिखना है, क्लियर? एक तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि कॉपी पेस्ट करूँ, 10 बार कोड लिख दूँ। ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम किसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। कोई चीज मैन्युअली चल रही है, उसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग में भी ऑटोमेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युअली वो डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब बार बार कुछ काम करना पड़ रहा है, उसको हटाने के लिए हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो ऑटोमेट हो जाए। लेकिन अगर हम कोडिंग में भी अपने सेंटेंस को रिपीट करते रहेंगे, तो वो प्रोग्रामिंग का रूल है, DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। प्रोग्रामिंग में किसी भी पीस ऑफ कोड को हम रिपीट नहीं करते। एक बार जो लिख गया, ठीक है, उसी में चेंजेस करके, उसी के स्ट्रक्चर को चेंजेस करके उसी को बार बार यूज करेंगे। ऐसा नहीं है सेम कोड हमने कहीं लिखा था, उसी को कॉपी करके दूसरी जगह लिख दिया। उससे क्या होता है कि अगर आपको सेम कोड मैंने अगर 10 जगह लिख दिया, कल मुझे हेलो की स्पेलिंग में डबल ओ करना पड़ा, ठीक है, तो मुझे 10 पेजेस तो मैंने जहां पे लिखा है वहां पे सब में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग का एक रूल होता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करते। क्लियर है? अगर हम सेम अभी मेथड में भी पढ़ेंगे, सेम चीज को अगर मुझे उसी टाइम 10 बार रिपीट करना है या 5 बार करना है, मतलब कितने भी टाइम करना है, मोर देन वंस, तो हम किसका यूज करते हैं? लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है। रिपीट करना है सपोज 10 टाइम, तो एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी, ठीक है, एक एंडिंग वैल्यू होगी, 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक, और एक इंक्रीमेंट वैल्यू होगी कि 1 2 3 करके करना है या 1 3 5 7 करना है। तो लूप्स में हमेशा 3 वैल्यू रहती है। कौन सी? स्टार्ट, ठीक है, एंड और स्टेप। क्लियर है? स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टार्टिंग वैल्यू की लूप्स कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे 1 से लेकर 100 तक चलाना है। ठीक है, मुझे 1 से लेकर 10 तक चलाना है, 10 से लेकर 20 तक चलाना है। क्लियर? स्टेपिंग वैल्यू कि जब भी मैं लूप चलाऊं, 1 2 3 करके चलाऊं, 1 5 10 करके चलाऊं, मतलब कितने का गैप में दो। क्लियर है? इससे हम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। लूप दो टाइप के हम पढ़ेंगे, एक होता है फाइनाइट लूप, एक होता है इनफाइनाइट। जब मुझे पता है कि मुझे किसी भी प्रोग्राम को 10 बार चलाना है विदाउट एनी कंडीशन, मुझे पता है यार ये स्टेटमेंट 10 बार रन करनी करनी है, ठीक है, तो मैं कौन सा लूप यूज करूंगा? फॉर लूप। दो लूप है, फॉर लूप और वाइल लूप। इसको ध्यान से समझना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। मेरे पास
कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पे मुझे उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है, 5 टाइम्स रिपीट करना है, वो फाइनाइट है, करना ही करना है, आई विल बी यूजिंग दी फॉर लूप। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि मैं हर क्वेश्चंस को आपको या हर कॉन्सेप्ट को आपको 3 बार पढ़ाऊंगा, 3 फिक्स कर दिया मैंने, हर कॉन्सेप्ट को 3 बार पढ़ाऊंगा, तो मैं कौन सा लूप यूज करूंगा? फॉर लूप। अगर मैं कहूं कि मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए, कंडीशन भी लगा दी, और यहाँ पे लिमिट भी नहीं है, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम समझ में आ जाए, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम्स, आज ना समझ में, हम 4 दिन पढ़ रहे हैं, 5 दिन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये ऐसा लूप है जो इनफाइनाइट जा सकता है, ये कभी रुकेगी ना। क्लियर है? अगर हमने इसकी स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी तो ये रुकेगा ही नहीं, ये रुक जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट है। 10 टाइम्स अपने टाइम, जितने भी टाइम रिपीट होगा, तो हमें अपनी कंडीशंस के ऊपर लगाना है कि जब तक बारिश नहीं होगी हम मैच खेलते रहेंगे। क्लियर? जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होगा तब तक गाड़ी चलती रहेगी, तो हम उस कंडीशन में क्या रूप करेंगे? वाई। जब तक कोई फेल नहीं हो जाता तब तक हम सारे रिजल्ट प्रिंट करते रहेंगे। वाई। फॉर लूप मुझे 10 बार प्रिंट करना है, मैंने रिपीट में लगा दिया, लूप लगा दिया, 10 कॉपीज, प्रिंटर क्या कर रहा है? प्रिंट करता जा रहा है। या मैंने प्रिंट की कमांड लगा दी कि जब तक प्रिंटर में इंक खत्म ना हो जाए प्रिंट करते रहो, तो कौन सा लूप आएगा? वाइल। ये क्लियर हो गया? ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका। फॉर लूप एंड वाइल लूप, दिस इज फाइनाइट लूप, दिस इज इनफाइनाइट लूप, दिस इज अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, इसमें एक स्टॉपिंग कंडीशन हमें देनी होती है। क्लियर? अब लेट्स सी सिंटेक्स में इसको कैसे लिखते हैं। सिंटेक्स इसकी इजी है। फॉर लूप, फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट मैंने बताई थी आपको, यू हैव टू राइट लाइक दिस, एंट्री कर रहा है। ठीक है, फॉर लूप, ये आपका लूप का पैटर्न। आप कैसे लिखते हैं? फॉर, जैसे इसमें कंडीशन देते थे इंट, एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू सेट कर दी आई इक्वल टू 0 या आई इक्वल टू 1। कब तक चलेगा? जब तक आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मैंने बताया था इंक्रीमेंट होता है, 1 बाय इंक्रीमेंट, क्योंकि 1 की वैल्यू को आपको 2 भी करना है तभी जाके ये एक स्टॉपिंग पॉइंट आएगा। तो कितने टाइम रन होगा? 1, 2, 3, 4। 5 पे रन नहीं हुआ क्योंकि 5 पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू हम करेंगे तभी चलेगा 5 टाइम्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसको, सपोज, अब हम इसका यूज मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस 2। फर्स्ट वैल्यू 0 प्रिंट होगी, उसके बाद 2, 4, फिर इंक्रीमेंट होता है। क्लियर? एक बार इसको, लूप को हम नेस्टेड भी कर सकते हैं, इफ कंडीशन के अंदर भी ले सकते हैं, जहां पे भी आप लगाना चाहो वहां पे आप लगा सकते हो, पैटर्न यही रहेगा, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, इंक्रीमेंट। क्लियर? कल वाले प्रोग्राम में आ रहे हैं, सपोज आई की वैल्यू आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इस सिर्फ मैं हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हेलो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा? आई मैंने 0 से स्टार्ट किया तो 10 टाइम्स। क्लियर? अब 10 टाइम्स में क्या हो रहा है, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती, आई की वैल्यू पहले 0 है, फिर मैंने 1 की है, कब की है? जब ये लूप खत्म होगा उसके बाद ये आई की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर? अब एक लूप कैसे चलता है, इसका एग्जीक्यूशन देखो, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 10, ठीक है, तो ये सिस्टम चल जाएगा, ये लाइन चल जाएगी। जैसे ही लाइन एंड होगी ये इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ये इंक्रीमेंट कब होता है? एग्जीक्यूशन के बाद।
तो अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करना चाहें प्लस आई कर दें, ठीक है, हेलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर, दिख रहा है, स्पेस, क्लियर। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इंट नंबर इक्वल टू 12, और मैं यहाँ पे उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं आई से, तो नंबर तो फिक्स है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, मैं कह रहा हूँ 1 से चेंज हो जाए और लेस देन और इक्वल टू 10 हो जाए, 10 तक चले, तो वी कैन परफॉर्म द कंप्यूटेशन, तो ये 12 की टेबल जनरेट हो गई, ठीक है। हम किसी भी नंबर को अगर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसकी टेबल जनरेट हो जाएगी। ये कंप्यूटेशन समझ में आ रही है, प्रोग्राम रन कर रहा है, क्लियर, ठीक है। नेस्टेड लूप, लूप्स को हम नेस्टेड भी कर सकते हैं, नेस्टेड मीन्स एक लूप के अंदर हमने दूसरा लूप रख दिया, ठीक है। सपोज इसको 10 टाइम्स में लेते हैं, लेट्स सी, लेस देन 4, ठीक है। एक ऐसे ही लूप में इसके अंदर बना दूं, ठीक है। अब एक वेरिएबल में आई ले चुका हूं, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा, जे, जे इज लेस देन 4, और जे प्लस प्लस, एलो फ्रॉम जे, ठीक है, एलो फ्रॉम आई। अब देखो कैसे चलेगा लूप, फर्स्ट टाइम भी चलेगा, आई की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। प्रिंट एलन का मतलब था नेक्स्ट लाइन, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, फिर ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू लेस देन 4, 3 टाइम्स, ये पूरा लूप होगा, फिर बाहर बार लूप चलेगा, लाइक दिस, वैल्यू फ्रॉम आई, वैल्यू फ्रॉम जे, कितनी बार चला, 3 टाइम्स, फिर वैल्यू फ्रॉम आई, और कितनी बार चला, 3 टाइम्स, फिर ये, और फिर ये 3 टाइम्स, इलास्टिक समझ में आ रहा है? एक बार आउटर लूप, एक बार आउटर लूप चल रहा है, और उसके अंदर 3 टाइम्स इनर लूप, क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक लूप लिया है, इसको हटा देते हैं, इसको भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 3 बार हमने प्रिंट किया, ठीक है। हम चाह रहे हैं जब इस लूप के अंदर एक और लूप लगा दें, तो जब ये पहली बार लूप वर्क करेगा तो उसके अंदर ये पूरा लूप चलेगा, ठीक है। ये वर्क चला, यहाँ पे अब मैं इसमें वैल्यू लगा देता हूँ आई, और इसमें वैल्यू लगा देता हूँ जे, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है? तो आई की वैल्यू 1, और जे की वैल्यू 1 2 3, पूरा लूप 3 बार चलेगा, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 2 3, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 2 3, आई की वैल्यू 2, जे 1 2 3, आई की वैल्यू 3, जे 1 2 3, अरे क्लियर, अभी जे लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट से क्या होता है, प्रिंट एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो लाइन को ब्रेक मैंने यहाँ से हटा दिया, तो 1 2 3 देखो एक ही लाइन में आ रहा है, और मैं यहाँ से भी ब्रेक को हटा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन में आई, और उसके बाद 1 2 3, और उसके बाद प्रिंट एलन, ठीक है। आई की वैल्यू I1 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूँ,
आपको स्टार के प्रोग्राम इस तरीके से आप वर्क करोगे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब मैं इसको भी हटा रहा हूँ, थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। एक लूप आपका ऐसे एक्सटेंड चल रहा है, नीचे को आ रहा है। एक लूप कैसे जा रहा है आपका, ऐसे जा रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये समझ में आया? मैं धीरे धीरे चेंज करके लाया। अब वैल्यू देखो, 1 2 3 ऐसे भी बढ़ रही है, वैल्यू 1 2 3 ऐसे भी बढ़ रही है। मुझे 1 2 3 पैटर्न इसको 10 में करना है, तो मैं ये वाला लूप बढ़ाऊंगा, आउटर लूप। ये 1 2 3 4 इस तरीके से बनाएगा। अरे 1 2 3 रन करना पड़ेगा, स्क्रीन पर पूरा नहीं है। ठीक है, ये लूप ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे J 1 2 3 यहाँ से आ रहा है। इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। इनर लूप, आउटर लूप, यहाँ पे वैल्यू चेंज, आई की वैल्यू डिक्रीज भी कर सकते हो आप। आगे बस समझ में? ठीक है, ये मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है ताकि प्रिंट लिखा है ना, यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं होगी। ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, तो ये कंप्लीट होने के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, प्रिंट लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन। और मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया है, तो सिर्फ नेक्स्ट लाइन ब्रेक होगी। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा ना, सब एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रिंट लिखा है। प्रिंट मतलब स्क्रीन पे प्रिंट कर दो, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं कर्सर। तो ये सब कैसा आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा इसको एग्जीक्यूट करो और प्रिंट एल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट नहीं, आई के अंदर सारा कुछ हो रहा है, ये सारा आई के अंदर हो रहा है। हाँ, ये जो ऐसे देखो, लूप दो तरीके से चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चल रहा है। एक 1 2 3 ऐसे भी चल रहा है। भाई वाह, चल रहा है लाइक दिस। ठीक है, 1 2 3 4 करना है, तो हम यहाँ पे =4 कर देंगे। बस ऐसे दो लूप चलाने आने चाहिए आपको, आई और जी, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड लूप। क्लियर है? अभी फॉर ईच पे आते हैं। वाइल लूप, वाइल लूप भी सेम है, रिपीट करता है, बट मैंने आपको बताया था कि ये इन्फानाइट लूप है और ये कंडीशनल भी है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक वैल्यू इंट आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन 10। प्रिंट कर दो आई। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आई की वैल्यू कितनी है, 0। आई इज लेस देन 10, ये ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, तो ये लूप चल जाएगा। और ये तो हमेशा ही ट्रू रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर नहीं रहे हैं, तो ये चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अपना काम करने के बाद आई इज इक्वल टू I+1, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई की वैल्यू कितनी थी पहले, 0 है, ट्रू होगी, रन हो गई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट काम खत्म होने के बाद हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, कहाँ पे फॉल्स हो रही है, 9 के बाद। अगर मैं इसको नहीं लिखूं, ये चलता ही जाएगा, मुझे प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा। लेट्स सी, ये देखो 0 0 0 0 यहाँ से चलता ही जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, फॉर में ऐसा नहीं होगा, फॉर 10 टाइम्स 20 टाइम्स के बाद जितना लूप है उसके बाद रुक जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है, फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है,
हाँ, लेकिन लिमिट अभी हम लगा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, यूजर से हम लेते हैं कि उसे कौन से ऑप्शन चाहिए। जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हम यूजर से लेते हैं ऑप्शन। जैसे फॉर लूप मैंने बना दिया कि आप कैलकुलेटर में 3 ही बार एडिशन कर सकते हो। फॉर लूप वो 3 बार आपसे पूछेगा। लेकिन मैंने अगर बाई लूप लगा के बना दिया कि जितनी बार, जब तक आप एग्जिट क्लिक नहीं करोगे, ठीक है, या पार्टिकुलर बटन नहीं दबाओगे, तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट लगा दिए यहाँ पे। हाँ, वहां पे इंक्रीमेंट लगा लगा के हम कोई भी बूल वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, एक जैसे एग्जिट, हमने एक वेरिएबल बना दिया, इसका नाम रख दिया एग्जिट ऑप्शन, या हमने रख दिया रिपीट ऑप्शंस, कि जितने भी हमने ऑप्शन दिए हैं वो रिपीट करने हैं। ठीक है, तो और इसको यहाँ पे यूज कर लिया। आगे बस हम, अब ये क्या होता रहेगा, ये वैल्यू हमेशा ट्रू है। ठीक है, और ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, और इस वैल्यू में हम यूजर से इनपुट लेके अगर इसको फॉल्स कर दें तो ये उस कंडीशन पे रुक जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे मैं इसको चलाऊं तो ये चलता जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको फॉल्स कर दूं, यूजर से कोई वैल्यू लेके इसको फॉल्स कर दूं, तो ये लूप रन होना बंद हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो प्रोग्राम में अगर किसी मेथड ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया तो लूप वहां पे रुक जाएगा। क्लियर? इसलिए होता है। लेकिन फॉर लूप में क्या है, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स नहीं। जैसे फिर से बोलो। इफ के अंदर वाइल दिया, हाँ इफ के अंदर भी लगा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चंस क्या है। इफ के अंदर भी आप लगा सकते हो, जैसे इफ लूप है, कोई कंडीशन है, इफ आई इक्वल इक्वल टू 0, ठीक है, तभी ये लूप चले। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। फॉर भी लगा सकते हैं कि ये लूप चलाना है, लेकिन कंडीशनल है कि जब इफ की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, वांट टू रन लूप। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रू सेट कर रहे हैं। ठीक है, बूलियन वैल्यू हो गई। इफ दिस इज ट्रू, जो आप लूप को रन करने की कोशिश करोगे, ठीक है, इफ इसकी वैल्यू आप ट्रू फॉल्स सेट कर सकते हो, बूलियन वैल्यू हो गई। आ रहा है समझ में? प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन, आउटपुट अभी देखो, वांट टू रन लूप ट्रू कर रखा है, लेकिन रिपीट ऑप्शन फॉल्स कर रखा है, तो ये लूप रन होगा, इफ के अंदर जाएगा, लेकिन ये रन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स हो रहा है, तो इसको भी ट्रू। तो क्या होगा, ये रन होता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक हम इसको फॉल्स नहीं करेंगे, इसको फॉल्स नहीं करेंगे। ठीक है, लूप में हम ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि एक पार्टिकुलर कंडीशन पे आके लूप ब्रेक हो जाए। ब्रेक कैन कंटिन्यू ऊपर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब वाइल का ही एक और पार्ट है, उसको हम बोलते हैं डू वाइल। जैसे एक बार मैं पुराने क्वेश्चंस पे जाऊं, कॉपी, इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन 10,
ये लूप कितने टाइम्स रन होगा? आई इक्वल टू, ठीक है, 9 तक रन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 15 कर दूं, ये कितनी बार रन होगा? रन ही नहीं होगा। ठीक है, एक बार भी रन नहीं होगा। ये पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद रन करता है। नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं, ये पहले चेक करेगा, फिर चलेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा ये एग्जीक्यूशन दोबारा यहाँ पहुंच जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर दोबारा है। हर बार लूप खत्म होने के बाद, पूरा लूप चलने के बाद, फिर ऊपर जाके चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट हो। हाँ, हाँ एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करेगा। तो एरर आएगा तो प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। हाँ, प्रोग्राम नहीं चलेगा। जहां एरर आएगी वहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, इसी का एक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड डू व्हाइल लूप। जैसे मैंने कहा दिया कि जब तक फीस नहीं आएगी स्टूडेंट की, क्लास अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, या दूसरा कि एक बार क्लास अटेंड कर सकता है, नेक्स्ट क्लास से फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है कि जब तक फीस पे नहीं होगी, स्टूडेंट कैन नॉट एनरोल इनटू द क्लास। ठीक है, लेकिन डू वाइल लूप एक बार आपको एग्जीक्यूशन करने देता है। डू, इसको ऐसे लिखते हैं, और कंडीशन हम नीचे लिखते हैं इसका। आई की वैल्यू 0, डू सिस्टम प्रिंट करो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो वाइल आई इज लेस देन 5। फिर कितने बार चलेगा? 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर दूं आई की 10, तो ये 1 टाइम चलेगा। ठीक है, डू लूप एक बार वर्क करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। कभी आपके कॉन्सेप्ट में इस तरीके से कि एक बार प्रोग्राम को रन करने दो, प्रोग्राम रन करने के बाद चेक करना, कि फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट को एंटर करने दो, सेकंड क्लास से फीस पे किए तभी एंटर करेगा, वरना नहीं। क्लियर? ये टेस्ट ड्राइव लेने दो, नेक्स्ट टाइम से ड्राइव करनी है तो यू हैव टू गिव दी पेमेंट। इसमें रन किया, हमने लिखा है डू। ठीक है, पहले काम करो फिर चेक करो। तो इसने क्या किया, आई की वैल्यू कितनी है? 10, 10 को रन कर दिया, वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, फिर चेक किया क्या आई इज लेस देन 5 है? नहीं, तो उसने ब्रेक कर दिया। पहले काम करो, उसके बाद चेक करो। अगर चेक सही है तो दोबारा फिर चलने काम करने लगेगा। ठीक है, हाँ, हाँ। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे काउंटडाउन है। हमने एक वैल्यू ले ली, काउंटडाउन इक्वल टू 3। काउंटडाउन प्रिंट करो, काउंटडाउन की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, और जैसे ही खत्म हो जाए प्रिंट कर दो हैप्पी। क्लियर? ये काउंटर के लिए बेसिकली होता है। इंट डाइस इक्वल टू 1, डाइस इज लेस देन इक्वल टू 6। अब डाइस 6 से कम है तो प्रिंट कर दो। क्लियर? और डाइस की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, इसी के बाद इसमें ब्रेक और कंटिन्यू आता है, कि हम पार्टिकुलर कंडीशन पे लूप को ब्रेक कर सकते हैं। मैं लिख ही देता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 100, आई, हम यहाँ पे आई की वैल्यू ना लेके यूजर से भी कुछ वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, यूजर से वैल्यू सपोज इंट स्टार्ट वैल्यू यूजर ने दे दी 0, इंट एंड वैल्यू यूजर ने दे दी 100। अभी 10 लिखते हैं।
ठीक है। अब इनका यूज कर रहे हो फॉर, हम यहाँ पे क्या लिखते थे, इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखते थे। ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, इंट लिखने की जरूरी नहीं है, हमने यहाँ पे दे दी स्टार्ट वैल्यू 0। ठीक है। फिर क्या लिखते थे, आई इज इक्वल टू लेस देन, तो जब तक स्टार्ट वैल्यू इज लेस देन एंड वैल्यू। ठीक है। फिर ये समझ में आ रहा है, स्टार्ट वैल्यू हमने 0 लिख दी, स्टार्ट वैल्यू जब तक एंड वैल्यू से छोटी है प्रिंट करते रहो, एंड वैल्यू हमने यूजर से ले ली। ठीक है। और हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। ठीक है। लूप कहाँ से चल रहा है, एंड वैल्यू यूजर ने चेंज कर दी, 30 कर दी, क्या आ जाएगा, कब तक चलेगा, 29। हमें पूरा प्रॉपर चलाना, हम इक्वल टू कर देंगे। ठीक है। कहाँ से चल रहा है, 0 से 30 तक। क्लियर। यूजर ने चेंज करके 130 कर दी। क्लियर है, 130 चल रहा है, आरी बात समझ में। लेकिन अगर यूजर ने छेड़खानी करी इसमें और कुछ ऐसे वैल्यू डाल दी, ठीक है, लूप बहुत देर तक चलता रहेगा। हमें अलाउ नहीं करना है इतना, हम चाहते हैं कि लूप एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके एंड हो जाए। ठीक है। तो हम 500 तक का ही लूप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन लगा दें इफ, ठीक है, क्या हो, स्टार्ट वैल्यू इक्वल इक्वल टू 500 हो जाए, तो क्या कर दें हम, ब्रेक कर दें। ये वाला पोर्शन कब चलेगा, जब स्टार्ट वैल्यू जो इंक्रीमेंट होती जा रही है वो 500 के आसपास पहुंच जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, 500 पे जाके रुक रहा है लेकिन यूजर ने वैल्यू इतनी बड़ी दी है। ठीक है। यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे लिख सकते हैं, यू हैव रीच द लिमिट, यू हैव एक्सटेंड द लिमिट। ठीक है। आपने देखा है ना सॉफ्टवेयर में ऐसा आता है कभी कभी कि लिमिट रीच करती है। आ रहा है? इसमें प्रिंट नहीं करते थे, रीजन भी कि एंड तो पहले हम यूजर से डेटा ले रहे हैं। हाँ। सिस्टम नहीं, एंड की वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना, एंड की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे ना। 1 2 3 4 कहाँ पे किसको कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू को। ठीक है। एंड की वैल्यू फिक्स है, उसको तो चेंज ही नहीं कर रहे ना, इसलिए एंड पे नहीं करेंगे। ठीक है। अगर वो इससे कम डालेगा, 34 डालेगा, तो आराम से चलेगा क्योंकि वो विद इन द लिमिट है, कोई प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। नहीं, एंड वैल्यू इन्फिनाइट नहीं, इन्फिनाइट कहाँ है, फिक्स है ना, यूजर कुछ तो वैल्यू देगा। हाँ, ये आपको दे सकता है, इतना देखिए इंटीजर उसमें आ जाए वो। ठीक है, 32,000 जो मैंने कल 64 बिट बताया था कि 28 उतनी रेंज में आ सकता है। ठीक है। तो हाँ, ये बात सुनना, यू हैव टू लीव द लिमिट, तो हम इसके अंदर ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक ऐसा कंडीशनल लगा रहे हैं। आरी बात समझ में। ठीक है। इसको जैसे आप कभी एटीएम में या फिर किसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन अटेम्प्ट करते हो, कि 5 लॉगिन के बाद वो आपको क्या करता है, लॉगिन करने नहीं देता। ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो।
क्लियर? यू हैव रीच द लिमिट। तो एक काउंटर आपके पास आ जाएगा कि कितनी वैल्यू चल रही। आगे बात समझे? इस तरीके से लूप और इफ एल्स का यूज करते हैं। क्लियर? जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अब इसमें एक और होता है फॉर लूप, वो जब हम एरेस पढ़ेंगे तो उसके बाद में बताओ। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? रन टाइम पे भी दे सकते हैं, स्कैनर से वैल्यू लेके दे सकते हैं, यूजर से इनपुट लेके वैल्यू दे सकते हैं। अभी सीखेंगे स्कैनर। एक्चुअली ऑटोमेशन में स्कैनर की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए उसको लास्ट में पढ़ा, क्योंकि आपको यूजर से इनपुट लेने की, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में जरूरत पड़ती है। ठीक है? ऑटोमेशन की तो स्क्रिप्ट ऑटोमेट चलती है, उसमें कुछ यूजर से इंटरेक्शन नहीं होता। क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है। हाँ। जैसे ओटीपी के लिए मतलब? नहीं, वो फिर अलग तरीके से होता है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में ओटीपी वाला कह रहे हो आप, वो अब ऑटोमेशन में डिस्कस करें। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। इससे क्या रिलेट कर रहे हो, कुछ समझा नहीं आपका क्वेश्चन? हाँ। अच्छा। अच्छा। तो ओटीपी के लिए हम एक्सेल फाइल में एक बना देते हैं, जहां पे आप एंटर करते हो वहीं से रीड कर लो। ठीक है? स्क्रिप्ट नहीं रोकते ना, स्क्रिप्ट तो ऑटोमेशन में चलती रहेगी। क्योंकि जब रियल टाइम में वहां पे चलेगी स्क्रिप्ट, सर्वर पे चलेगी, तो आप वहां पे बैठ के एंटर नहीं करोगे ना। ओटीपी को रीड करने का भी कोड, ऐसे जीमेल पे आ रहा है ओटीपी, तो जीमेल की एक एपीआई होती है जिसको रीड करके हम ओटीपी बाय डिफॉल्ट भरते हैं, क्योंकि आप वहां बैठे नहीं रहोगे ना ओटीपी डालने के लिए। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट तो अपने आप चलती है। क्लियर? तो वहां पे स्कैनर का यूज नहीं होता कभी भी। और सर्वर पे तो स्कैनर ऐसे काम करेगा भी नहीं। ठीक है? कि कंसोल से करेगी, कंसोल से इनपुट लेता है। मोबाइल पे नहीं है, फिर हम ना ओटीपी बंद कर देते हैं, ओटीपी ऐसे वैलिडेट नहीं कराते, एपीआई में से ब्लॉक कर देते हैं कि वो अलग फंक्शनैलिटी मैन्युअली टेस्ट हो जाएगी। हर चीज आप ऑटोमेटिक कैप्चर है। ठीक है? जीमेल की एपीआई से डेटा लेना है तो वो उसके अलग मॉड्यूल्स बनते हैं। ठीक है? क्योंकि सर्वर पे जब स्क्रिप्ट चलेंगी तो वहां पे कोई बैठा नहीं होगा यूजर डेटा एंटर करने के लिए। ठीक है? क्योंकि वो रैंडमली चलती जाएंगी। नेक्स्ट है एरे। एरे का कॉन्सेप्ट वेरिएबल से ही आता है। वेरिएबल हम मैंने बताया था कि कंटेनर्स हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राहुल। क्लियर? अब अभी एक वेरिएबल एक वैल्यू को होल्ड कर रहा है, मुझे बहुत सारे नेम लिखने हैं, 4-5 लिखने हैं। तो मैं क्या करूं, नेम टू कर दूं पवन, नेम थ्री कर दूं, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग थ्री, 10 नेम, 100 नेम, 150 नेम, 150 वेरिएबल बना दूं? नहीं। फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डोंट रिपीट योर सेल्फ, कि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जब हमें मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करनी है सेम टाइप की, तब हम किसका यूज करते हैं? एरे का यूज करते हैं। क्लियर? एरे, ठीक है, एक टाइप का डेटा टाइप है विच इज यूज टू होल्ड दी मल्टीपल वैल्यूज। एक ही एरे में मल्टीपल वैल्यूज हम होल्ड कर सकते हैं। क्लियर? सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स, हम पहले एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है? फिर उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया, सपोज हम उसमें आते हैं, डिक्लेयर करते टाइम ही एरे का सिंटेक्स क्या है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ, हमने यहाँ पे एक कार्ड्स का एरे लिया है। ठीक है? हम नेम्स का बनाना चाहें तो स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएंगी उसमें, और नेम्स, और उसमें वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे राहुल, पवन, आरती, अनुज। क्लियर? से आई बात समझ में? ये एरे है,
और एरे किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। मतलब इसमें करेक्टर है। इंटीजर टाइप का आपको नंबर्स स्टोर करने हैं, तो इन टाइप का आप एरे बनाओगे, नंबर्स। ठीक है। इसमें सिर्फ नंबर आ जाएंगे। नंबर्स को जैसे हम स्टोर करते हैं वही रूल है। ये क्लियर हो गया? अभी करते हैं साइज। ठीक है। क्लियर? ये क्लियर हो गया? एक एक करके आए। इसमें तो इसमें नंबर और ये दोनों नहीं, इसमें नहीं आता। पाइथन में आ जाते हैं, इसमें नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया है ये इंटीजर टाइप का रहेगा, तो इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आएंगी। क्लियर? नंबर का फ्लोट है, इसका जैसा नंबर और नेम दो। नंबर ऑफ आप स्ट्रिंग में नंबर रख सकते हो यहाँ पे। वैसे अगर आपको नंबर रखना है तो स्ट्रिंग बना के आप नंबर रख सकते हो यहाँ पे, ऐसे। ठीक है। अदर सेवेंटी ऐसे नहीं अनु 78 भी आ जाएगा, होगा। ऐसे। ये है स्ट्रिंग ही, नंबर नहीं है। ये 67, अनुज 67, 77 नहीं रीड करो। अनुज 67। ठीक है। ये है क्या? स्ट्रिंग है। ठीक है। अब इसको साइज पे भी बात करेंगे। क्लियर हो गया ये? अब ये जो वैल्यू सेव होती हैं कहाँ पे? आपकी मेमोरी में। एक मेमोरी में कंटेनर बन गया, उसमें वैल्यू सेव हो गई। तो ये सेव कैसे करता है? इसकी इंडेक्सिंग करता है। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4। और एरे का साइज कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। एरे का साइज 5 है, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? पोजिशनिंग 0 से। जैसे मैंने रोल नंबर स्टार्ट कर दिए 0, 1, 2, 3, लेकिन बच्चे कितने हैं? 4। तो इसका साइज कितना है? 4। और इंडेक्सिंग क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। तो मैं कहूंगा कि फोर्थ एलिमेंट कौन सा है इंडेक्सिंग बेसिस पे? 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर? यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग्स कार्स लिए, एरे की पोजीशन 0, तो 0 पे क्या है? बॉल। ठीक है। एक बार इसको करते हैं। स्ट्रिंग्स को आपको एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे क्या प्रिंट करने हैं? नहीं, एक तो पूरा पूरा एरे प्रिंट करूंगा तो उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है ये। ठीक है। अब मुझे नेम्स का इंडेक्स देके सेकंड पोजीशन पे कौन है उस एलिमेंट को प्रिंट करना है। इस एरे में सेकंड पोजीशन पे 0, 1, 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? तो मैं कोई भी एलिमेंट निकाल सकता, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे ये आई की वैल्यू क्या है? एक वैल्यू ही है ना एक। तो अगर मैं इसको लूप में यूज कर लूं, मुझे पूरे एरे को प्रिंट करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6, आई प्लस प्लस। ठीक है। और मैं क्या लिख दूं यहाँ? नेम्स आई। तो आई की पहली वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है। नेम्स की 0, भारत। प्रिंट एलन, नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, इंडेक्स राहुल। 2, 3, 4, 5, 6 से कम चलेगा तो 5 तक ही चलेगा ये। ठीक है। तो मैंने क्या किया? सारे नेम्स एरे में से उठा लिए। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है?
ये लूप क्या किया हमने, एक लूप लिखा टू रीड एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। ठीक है। यहाँ पे एक लूप और यूज होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप, जो आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता है। ठीक है। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप के लिए आपको नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे फॉर, जिस टाइप का लूप है उस टाइप का एक वेरिएबल बनाओगे। ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो। अब हम एरे में इस लूप का यूज करेंगे, ये सिर्फ एरे में यूज होता है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया नेम। ये नेम्स है ना, इन नेम्स में से एक एक करके नेम उठाना है, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया नेम। आप कोई भी बना सकते हो, एन भी बना सकते हो, तो जस्ट वेरिएबल है। ठीक है। इसमें से नेम्स उठा के लाने थे, तो वेरिएबल बना दिया नेम, और किस टाइप का, स्ट्रिंग, क्योंकि इस एरे में से कैसी वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी। और ये एरे हो गया। ये लूप खुद जाएगा इस एरे के पास, इसका जो भी साइज होगा पूरे एरे का साइज रीड करेगा, फर्स्ट वैल्यू लाएगा, इसको दे देगा और प्रिंट कर देगा। तो मुझे यहाँ पे आई की वैल्यू को कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एलिमेंट रीड और भी आ गए सपोज, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉर इच लूप इजी कर देता है व्हेन यू वर्क विद द एरेज। इसे बोलते हैं फॉर ईच। फॉर ईच मतलब वो हर एलिमेंट को एक बार रीड करेगा, एलिमेंट डिक्रीज हो जाए इंक्रीज हो जाए, उसे कोई टेंशन। ये समझ में आ रहा है। वो बोलते हैं एड्रेस आ गया तो क्या वो मेमोरी का एड्रेस जहाँ पे एरे सेव। क्लियर। हेल्थ का बोल रहे हैं इसमें वो एड्रेस दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, वो वेरिएबल मैंने प्रिंट करने की कोशिश करा था ना, तो वेरिएबल जिस मेमोरी में जहाँ पे लोकेशन पे सेव है उसका एड्रेस। ये क्लियर हो गया फॉर एच लूप। लूप समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। फॉर एच लूप, एरे क्लियर हुआ था। ठीक है। अब ये देखो, डिक्लेयर किया, इंटीजर वैल्यू पुट की है, चेंज एन एरे एलिमेंट। एरे एलिमेंट को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर मैं दूं यहाँ पे नेम्स, नेम्स की सेकंड पोजीशन पे 012 पवन लिखा है, इसको पवन की जगह रोहित कर दो, रोहित शर्मा। ठीक है। इस लिस्ट में हम कह रहे हैं सेकंड पोजीशन पे क्या कर दो, रोहित शर्मा। तो नेम अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अगर लिस्ट यूज होगी तो लिस्ट में क्या अपडेट हो चुका है, नेम अपडेट हो चुका है। क्लियर। ये चीज क्लियर हो गई। एरे लेंथ, एरे की लेंथ अगर आपको निकालनी है कि एरे का साइज क्या है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है एरे है यहाँ पे नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है। क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां पे प्रॉपर्टी समझाऊंगा क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपको इसकी लेंथ निकल जाएगी। लूप लगाते समय इसकी भी हेल्प ले सकते हैं कि एंड वैल्यू कितनी हो, लेंथ के बराबर हो। क्लियर। पीछे जाते हैं एक बार, जो मैं कह रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। जैसे हमने यहाँ पे एक लूप लगाया, हमने यहाँ पे 6 लिखा है, 6 की जगह हम यहाँ पे क्या कर दें, नेम्स डॉट लेंथ कर दें। ठीक है। लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि अगर कल कोई एलिमेंट इसमें इंक्रीज हुआ, ठीक है,
तो वो अपने आप इसको रीड करेगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो गई। तो लूप में लेंथ पे लगा लगा, पहले 6 आती है, अब 7 आ रही है। क्लियर? ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं प्रोग्रामिंग की, इनको हम यूज करते हैं। लूपिंग थ्रू एन एरे, ये देख लिया हमने। फॉर ईच देख लिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है हमने, एजेस। ठीक है, हमने क्या किया है, एक एक करके इसको पिक करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हमने एक एजेस करके, पे नंबर्स करके, कुछ वैल्यू इंटीजर एरे में सेव कर लिया, उसका नाम क्या दे दिया, एजेस। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया, फ्लोट और सम। समझो हमारी क्लास है, सबकी हमने एज लिख दी यहाँ पे, और एवरेज एज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल बना लिए, एक बना दिया एवरेज फ्लोट, और दूसरा सम। फ्लोट इसलिए लिया है क्योंकि डेसिमल में आंसर आ सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने लेंथ निकाली, हमारी इसकी लेंथ कितनी है, इससे क्या पता लगेगा कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। क्योंकि जब सम करूंगा, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो एजेस डॉट लेंथ से हमने क्या कर ली, अपनी एरे की लेंथ निकाल ली। इंटीजर इसलिए लिया कि लेंथ तो नंबर्स में आएगी, फिक्स नंबर 7 8 9 10। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। फिर मैंने एक फॉर ईच का प्रोग्राम लिखा, उसको ध्यान से समझना, तो सिंप्लीफाइड करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें सम आ जाए। पहला काम क्या है, इस वेरिएबल को मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया, एजेस वाले में से पहली एक एज उठाई 20। ठीक है, अपने सम वेरिएबल में ऐड कर दी, तो 0 + 20 ऐड होके क्या हो गया, 20। फिर ये फॉर लूप चला, इसने दूसरी एलिमेंट उठाया, 22। 22 को, सम में पहले से 20 हो गया था, 22 को ऐड कर दिया। तो इस लूप के चलने के बाद सम के अंदर सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? ये सारे नंबर्स को ऐड करना है ना, तो एक एक करके मैं उठाऊं। एक वेरिएबल में मैंने सम की वैल्यू 0 मान ली, क्योंकि अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो क्या किया, सम प्लस एज। ठीक है, पहली वैल्यू उठी एज की 20, 20 इसमें ऐड हो गया, दूसरी वैल्यू उठी 22, 20 पहले से ऐड हो गया था, 22 ऐड हो गया, फिर 18, फिर 35, 48, 26, 87, 70। तो सारा डेटा सम होके इस वेरिएबल में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूं, एवरेज सम वेरिएबल के अंदर सारा सम आ गया था, लेंथ के अंदर इसमें कितनी लेंथ है वो निकाल ली। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम, नंबर से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया। अब एवरेज को प्रिंट कर लिया। क्लियर? सो एवरेज एज कितनी आ गई, 40.75। फ्लोट में लिए तो फ्लोट में आ रही। ये आ रहा है प्रोग्राम समझ में? इसमें हमने लूप्स का भी यूज किया है, लेंथ का भी यूज किया है, एरेज का भी यूज किया है, वेरिएबल्स का भी यूज किया है। जो आज और कल में कॉन्सेप्ट पढ़े सबका यूज किया है। इसको देखो एक बार, समझो प्रोग्राम को, जो ऑनलाइन हमको ये समझ में आ रहा है प्रोग्राम। क्लियर है? एक एरे बनाया। ठीक है, क्या किया, दो वेरिएबल बनाए। पहले एरे की कितनी वैल्यू है, एवरेज निकालने का मतलब होता है सबका सम करो, और जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर लो, सम से डिवाइड कर दो, तो एवरेज निकल आएगा। तो हमने क्या किया, पहले सम की कोशिश की, फॉर ईच लूप लगाया, इन सब एलिमेंट को उठाया एक एक करके, और सम वाले में ऐड करते गए। ये लाइन समझ में आ रही है? मतलब सम की वैल्यू कितनी है, 0। इसमें पहला एलिमेंट क्या उठाया, 20। ये फॉर ईच लूप है ना, क्या करेगा, पहला एलिमेंट उठाएगा 20, और इसमें ऐड कर देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ये लूप पहली बार चलेगा, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। सम की वैल्यू 20 हो गई, दूसरा एलिमेंट उठाया 22, सम की वैल्यू 20 + 22।
कितनी हो गई, सब में आ गई, 42 समझो। फिर दूसरी वैल्यू 18, 18 ऐड हो गई। तीसरी वैल्यू, तो जब ये पूरा लूप चलेगा, इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है। यहाँ पे ना डीबगर पॉइंट्स भी होते हैं, यहाँ पे आप डीबग, इसमें आप डीबग भी कर सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है। और इसको रन एज और डीबग एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपको डीबगर पॉइंट दिखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन यहाँ पे आके रुक गई है। ठीक है। यहाँ बटन है स्टेप इनटू, स्टेप इनटू मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है। तो ये दिखाएगा इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसकी वैल्यू कितनी है, ये कह रहा है कि अभी इसको सिर्फ डिक्लेयर किया, उसे वैल्यू नहीं दी है। नेक्स्ट लाइन पे, ये नेक्स्ट लाइन है, ये स्टेप ओवर। नेक्स्ट लाइन, स्टेप ओवर मतलब इसको क्रॉस कर दो, मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी इसको नेक्स्ट लाइन पे जाओ, अभी नेक्स्ट लाइन पे जाओ। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी हो गई, 20 आ गया इसका। एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूँ मैं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे करा, एग्जीक्यूशन को रोक के। क्लियर। ये लूप अभी एक बार चला है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, अब नेक्स्ट जब चलेगा, इस पे आ गए, नेक्स्ट हमने किया, तो हम की वैल्यू कितनी हो गई, 42। इसे 20 और 42 को ऐड कर दिया, तो इस सम में वैल्यू ऐड हो रही है, जब जब ये लूप चल रहा है ये वैल्यू ऐड हो रही है। मैं स्टेप ओवर कर देता हूँ। ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो इंक्रीज होती जा रही है, कब तक चलेगा। ठीक है। अब सम की वैल्यू कितनी थी, लेंथ की वैल्यू कितनी आई, 6, 8 डिवाइड कर दिया, एवरेज की वैल्यू 40। और जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाऊंगा ये प्रिंट कर देगा इसको। कंटिन्यू, यहाँ से होता है कंटिन्यूसली। ठीक है। तो एवरेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। आ रही बात समझ में। ठीक है। इस तरीके से हम एप्लीकेशन को डीबग भी कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जीक्यूशन जा रहा है, कभी हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। डीबगर पॉइंट लगाए, राइट क्लिक किया, डीबग करके, और सारी वैल्यूज को देखा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ तक वैल्यू ठीक आ रही है, उसके आगे जाके गड़बड़ हो गई है। क्लियर है। जब एप्लीकेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तभी डिबग करना आपको आना चाहिए, कि कहाँ से मैंने कहाँ पे भेजा, कहाँ से वैल्यू कहाँ गई, डेटा उठ के आया था, गलत हुआ, सही हुआ। क्लियर। इसको बोलते हैं डिबगिंग टेक्निक। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। इतना ही रखते हैं अभी एक दो क्लासेस में, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और नेक्स्ट। ठीक है। एक्लिप्स इससे, VS कोड से नहीं कर सकते हैं, लेकिन VS कोड पे जाएं, क्योंकि इस मेवन इवेंट में दिक्कत आती है वहां पे। ठीक है। VS कोड पाइथन का करते हैं, पाइथन सेलेनियम पढ़ते हैं, तो वहां पे सेटअप सही है, लेकिन एक्लिप्स का एनवायरनमेंट जावा का, ये आईडी जावा के लिए ही बनी हुई है, तो जावा के स्पेशलिस्ट यहीं पे है। ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा।